नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्पिन उतनी नहीं होती है। तो गांगुली से धोनी तक आया, धोनी के बाद कोहली तक भी हमने देखा, टॉस जीतते ही नहीं थे। 19 को हम यहाँ फाइनल खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जीतेंगे हारेंगे ये नहीं पता, लेकिन 23 तारीख को फिर उठ के जग के खड़ा होना पड़ेगा। T20 का जब भारतीय टीम गड़बड़ाई थी तो सबसे ज्यादा अश्विन दौड़ के आ रहे थे और वो कैप्टन को भी समझा रहे थे अगर इंडिया चेज करना पड़े इंडिया को तो इंडिया चाहेगी कि 280 से 300 के बीच में खत्म कर दें। हाँ, क्या लगता है कि रोहित शर्मा अगर जिस तरीके से उन्होंने सऊदी और बोल्ट को मारा सेमीफाइनल में आगे बढ़ के, अगर वो नहीं मारते तो वो कॉन्फिडेंस क्या रिफ्लेक्ट कर पाता रोहित शर्मा के अलावा बैट्समैन जो आए हैं उनमें? विकेट कीपिंग पिछले टूर्नामेंट में इसी केएल राहुल की कितनी खराब थी, याद होगा बहुत ट्रोल हुए थे उस और समय इस बार एक गलती नहीं की है। मैं देख रहा हूँ लेग स्टंप के बाहर से बॉल जा रही है, कंफर्म 5 रन निकले जा रही है और रोक लेते हैं। नमस्कार, पंचनामा देखेंगे आप, लेकिन ये पंचनामा बेहद अलग होगा। ये पंचनामा राजनीति से अलग और जो वर्तमान में देश में इस वक्त एक नई, एक तरीके से कह सकते हैं कि धारा में पूरा देश बहने वाला है, जिसका इंतज़ार 5 अक्टूबर के बाद से लोग कर रहे थे कि 19 तारीख का दिन जो बेहद खास होने वाला है पूरे देशवासियों के लिए, सबकी निगाहें एक तरफ जाके टिकेंगी और वो होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला। पंचनामा क्रिकेट का हम करेंगे, पूरी तरीके से चीड़-फाड़ कर देंगे, क्योंकि हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जहां राजनीति के डॉक्टर हैं तो क्रिकेट का भी चीड़-फाड़ करना अच्छे से जानते हैं। क्या होगा 19 तारीख को वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में, जहां एक तरफ पूरा बिहार महापर्व छठ की तरफ होगा तो पूरे विश्व की नजरें भारत के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाके टिकेंगी और वहां पर तैयारियां बहुत ही बृहद हो रहा है। पहले कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चलवा देते हैं, उन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। वायुसेना की जो किरण जो जहाज है वो भी भारी प्रदर्शन करने वाले हैं वहां पर, उसके लिए प्रैक्टिस भी किया जा रहा है। कई आर्टिस्ट भी परफॉर्मेंस देंगे, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने कई सिंगरों को भी बुलाया गया है। भारत के तो रहेंगे ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे क्रिकेट मैच का आनंद लेते हुए दिख सकते हैं। तैयारियां काफी जोरों शोरों से की गई हैं। पंचनामा क्रिकेट का शुरू करते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास में। सर, 19 तारीख का दिन अब नजदीक आ गया है, 5 अक्टूबर से लोग इंतजार कर रहे हैं जी। आप सर राजनीति में के चीड़-फाड़ करने में तो माहिर हैं ही, क्रिकेट के भी बहुत अच्छे से तरीके से आप चीड़-फाड़ करना जानते हैं जी। क्या होने वाला है सर 2019 के बाद? अब इंतजार भारतीयों को उस कप पे जा रहा है कि वो कप, जो काम धोनी, जो कई तरीके से धोनी को लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रोहित शर्मा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। क्या लग रहा है सर? सबसे पहले तो क्या होगा, स्थितियां वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चाएं हम करेंगे। देखिए, टीम बेहतरीन फॉर्म में है, एक बहुत शानदार कैप्टन टीम के पास है। रोहित शर्मा ने ये एहसास करा दिया है कि वो इस विश्व स्तर पर भारतीय टीम को लीड करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है जी। हमने बीच में देखा था कि जब एक T20 वर्ल्ड कप और पूरा माहौल बना था, पाकिस्तान से हम एक मैच हार गए थे, उसके बाद विराट कोहली की कैप्टनसी हटी, उसके बाद कंट्रोवर्सी भी हुआ था, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के बावजूद रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया है और खास तौर पे इस पूरे वर्ल्ड कप में जो सेल्फलेस क्रिकेट उन्होंने खेला है, ये अविरल है। ये मैंने कभी देखा नहीं था किसी कैप्टन को खेलते हुए। हम दूसरी तरफ देखते हैं टेम्बा बामुआ है साउथ अफ्रीका में, एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे तरह से टीम को चला लेते हैं, लेकिन खुद जब अपनी परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमने बाबर आजम को देखा, एक अच्छे बैट्समैन हैं, टीम को एक सधी हुई शुरुआत दे सकते हैं, मिडिल ओवर में खेल सकते हैं, एक निश्चित रन रेट तक पहुंचा सकते हैं टीम को, लेकिन एक अच्छे कप्तान नहीं है। अच्छे एसेट्स होने के बावजूद, 3 बेहतरीन बॉलर्स होने के बावजूद, वर्ल्ड क्लास हिटर्स होने के बावजूद अपनी टीम को वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए क्योंकि कैप्टनसी में मिक्स एंड मैचेस जो करने थे वो नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा के पास तो ताकत है। सर, सेमीफाइनल में जिस तरीके से हमने दृश्य देखा, इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ में
इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, किस तरीके से काफी वो मैच जब था बेहद रोमांचक हो गया था। एक समय में ऐसा लगा कि अब इंडिया तो लगता है कि यहाँ से बैक टू पवेलियन जा सकती है। काफी वहां पे जो स्टेडियम में लोग थे उनके रिएक्शन स्क्रीन पे दिख रहे थे कि अब तो लग रहा था कि खत्म हो चुका। देखिए राजनीति और क्रिकेट में एक खास बात है, मसल मेमोरी बड़ा किक इन करता है। जी 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 क्रिकेट में आप देखिएगा कि कभी कभी सेकंड्स में कोई कैच आता है, कोई पकड़ लेता है, और जब ऊपर उठता है बहुत समय मिल जाता है तो कैच गिर जाता है। जी जी तो मसल मेमोरी बहुत काम करता है। हमें जो डर लग रहा था कि भारत हार जाएगा, 400 रन मारने के बाद वो डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन 400 के आसपास जब स्कोर टीम खेलती है, इंडियन पिचेस हैं, बैट्समैन को सबको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और फिर डेरिल मिचेल पिछली बार भी 130 रन मार चुके थे भारत के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड के अच्छे खिलाड़ी हैं, और उनके साथ विलियमसन की वापसी और दोनों के बीच में जो साझेदारी हुई, ये निश्चित तौर पर जिस रन रेट से जा रही थी, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट भी ये कंप्लीट कर ले रहे थे दोनों, तो हार का डर तो लग रहा था सभी को। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सेमीफाइनल में हार और इंडिया के बीच समी आ गए। देखिए, जब आपको याद होगा जब बुमराह बॉलिंग स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त ही मैंने ये अंदाजा लगाया था कि मुझे तक ये पिच बुमराह के लिए नहीं सही है। इस पिच पर जो बहुत ज़्यादा पेस जिसके पास है वो स्विंग नहीं करा पाएंगे बॉल को, और फिर हमने देखा कि कप्तानी यहीं कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की काम आती है। जब हम बोल रहे थे, जब कमेंटेटर से एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब यहाँ समी बड़े यूजफुल हो सकते हैं, और उसी समय रोहित शर्मा ने चेंज करके एंड समी को लाया, और समी ने पहले ही बॉल में विकेट दिया। जब आपको आवश्यकता पड़ी, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, फिर समी को वापस लाया गया, और समी एग्जैक्टली वहां पे कारगर हो गए। क्योंकि देखिए, आपने देखा कि जब रन रेट 12-13 तक था तो वो कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि हर ओवर में आपको 12 रन का मतलब है हर ओवर में 2 बाउंड्रीज चाहिए। उसके बाद आप सिंगल्स वगैरह लेकर काम चला सकते हैं। आप 6 सिंगल या 10 सिंगल लेकर एक ओवर में 10 ही रन मार पाइएगा। इसलिए को बाउंड्रीज ही चाहिए उस रन रेट को मेंटेन करने के लिए, और वो बड़े आसानी से वो मार ले रहे थे। लेकिन समी का जब पेस कम हुआ और बॉल स्विंग कर गया, तो विलियमसन जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन फंसते नजर आए हमें। लेग में जो फ्लिक उन्होंने किया वो काफी दूर चला गया था, लेकिन बाउंड्री से थोड़ी ही दूर पर पकड़े गए। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर समी के पास वो पेस नहीं है जो आप बुमराह को आसानी से मार लेते हैं फाइन लेग की ओर या मिड ऑफ की तरफ, वो नहीं कर सकते हैं आप समी के साथ। वो उसी में वो फंसे, क्योंकि विलियमसन रिस्क नहीं ले सकते थे कि उस बॉल को छोड़ दें या डिफेंड कर दें। ओवर की पहली बॉल थी, नए स्पेल में आ रहे थे समी, दबाव बनाना जरूरी था, 2 विकेट ले चुके थे। तो डोमिनेंस का गेम, क्रिकेट कभी कभी छोटे छोटे डोमिनेंस के यही खेल होते हैं। आपने कल ही देखा एक अच्छी शुरुआत साउथ अफ्रीका की हुई थी, सदैव बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बबूमा आउट हुए, रन रेट का प्रेशर बना, एक अच्छी टाइट लेंथ बॉलिंग करने लगे जब दोनों तरफ से बॉलर्स, हेजलवुड को हमने देखा, फिर हमने देखा स्टार्क को, ये दोनों जब लगे अच्छे टैंडम में बॉलिंग करने, टेस्टमेंट लेंथ जो कहा जाता है उसको करने लगे, तो हमने देखा कि बबूमा फंस गए उसमें। लेकिन क्विंटन डिकॉक जो कि इतने बेहतरीन फॉर्म में थे, वो बड़े आसानी से, सहजता से क्रिकेट शॉट खेल पा रहे थे। लेकिन जब विकेट गिरा तो दबाव क्विंटन डिकॉक पर भी हमें दिखा, और जब वो उस दबाव को नेगेट करने के लिए एक रिस्क उन्होंने लिया, जो रिस्क उस दिन लिया था विलियमसन ने कि अब इस बॉल को तो जाना ही होगा बाहर। बॉल चुनने में गलती हो गई, एक गुड लेंथ बॉल को लेग स्टंप की तरफ मारने में, फ्लिक करने में क्विंटन डिकॉक भी कैच आउट हो गया मिड ऑफ में, और वही हुआ कहीं ना कहीं विलियमसन के साथ। उन्होंने मिड विकेट पे उनको कैच किया गया, एकदम बाउंड्री पर जडेजा ने जो कैच लिया, जिस कैच के कई मीम्स भी बन रहे हैं, बस 1-2 कदम पर ही उनके आगे बाउंड्री थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि ग्रहण हमने डाल दिया उस सेमीफाइनल में। अगर विलियमसन नहीं आउट होता तो शायद परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें आ सकती थी? क्योंकि इंडिया, न्यूजीलैंड भी कमजोर नहीं है सर। न्यूजीलैंड, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी टीमें डिजर्विंग थी? जी 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 सर, कि कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में आ सकती थी? देखिए, कायदे से इंग्लैंड एक बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है। पिछली बार वर्ल्ड कप जीते थे 19 की बात जो आप कर रहे हैं। इंग्लैंड बहुत एक टाइट कॉम्पिटिशन में न्यूजीलैंड को हराकर और पूरे टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेलकर पहुंचा था। तो इंग्लैंड डिजर्व करता था, लेकिन इंग्लैंड ने खेल जैसा खेला, उस आधार पर तो वो क्वालिफाई करना भी अगले वर्ल्ड कप में डिजर्व नहीं करते हैं। तो दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम थी जो सेमीफाइनल में आ जाती तो अच्छा होता, क्रिकेट के लिए अच्छा होता। लेकिन ये जान लीजिए कि फिर किसी एक टीम को बहुत ईजी वॉकओवर मिल जाता। मैक्सवेल ने निश्चित तौर पर अफगानिस्तानियों और कुछ हद तक भारतीयों का भी दिल तोड़ा, अफगानिस्तान के खिलाफ 200 रन मारकर, वो अनचेजेबल चेज करके। लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने क्रिकेट को बचा लिया।
अफगानिस्तान की जगह सेमीफाइनल में नहीं बनती थी। आगे वो आए, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्रिकेट के जानकार के तौर पर अफगानिस्तान एक इजी बीट हो जाता है किसी टीम के लिए। सेमीफाइनल में एक वॉक थ्रू सा मिल जाता है। एक बार केनिया इसी तरीके से क्वालिफाई कर गया था, मुझे याद है। और केनिया के खिलाफ एक इजी वॉक ओवर टीम को मिल गई थी, सामने वाली टीम को। तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान एक बड़ा कंटेंडर था। पाकिस्तान ने चंक्स में बड़ा बढ़िया खेला है। मुझे याद है रिजवान की वो पारी जिसमें उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 300 से ज़्यादा चेज करने में, जिसमें कहा था उन्होंने एक्टिंग कर भी कभी कभी करते हैं, कभी क्रैम्प्स होता है, तो चोटिल होने के बावजूद उन्होंने एक अच्छी चेज की और जीते भी। बुरी स्थिति से टीम को उबारा था। बाबर आजम ने भी 50s मारी हैं। कहा, लोग कहते हैं स्टैट पैडर हैं, स्टैटिक्स के लिए खेलते हैं, टीम में बने रहने के लिए खेलते हैं। अब तो कप्तान नहीं रहे, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है और उनकी जगह पर शाहीन अफरीदी को T20 में मिला है, शान मसूद को दिया गया है टेस्ट मैच का। लेकिन ये सच्चाई है कि बाबर आजम एक नंबर 1 बैट्समैन वर्ल्ड का ODI में, शाहीन अफरीदी नंबर 1 बॉलर वनडे में, और ये दोनों जब वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो दोनों बड़े एवरेज लग रहे थे। शाहीन ने भी विकेट्स लिए, बाबर ने भी रन्स मारे, लेकिन ये रन्स और ये विकेट्स टीम को जिताने में काम नहीं आए। जब जब रोहित शर्मा को आवश्यकता पड़ी है, रोहित शर्मा ने शमी के हाथ में बॉल दिया, शमी ने विकेट लाया है। मुझे ऐसे बॉलर्स दीजिए। जब जब टीम को आवश्यकता पड़ी, अच्छे से स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा अगर जिस तरीके से उन्होंने सऊदी और बोल्ट को मारा सेमीफाइनल में आगे बढ़ के, अगर वो नहीं मारते तो वो कॉन्फिडेंस क्या रिफ्लेक्ट कर पाता रोहित शर्मा के अलावा बैट्समैन जो आए हैं उनमें? आप देखते हैं इमीडिएटली जो ओपनिंग करने हमारे साथ आए थे गिल, जो कि प्रिंस कहे जाते हैं, जो आज वनडे में नंबर 1 है, वो भी बैकफुट पर थे, उनसे भी शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रही थी। कोहली इनिशियली दबाव में थे। आपने देखा श्रेयस आते आते वो प्रेशर में नजर आए थे। निश्चित तौर पर रोहित शर्मा ने सबके लिए आसान कर दिया बैटिंग। एक तो एवरेज बना के चले जाते हैं, स्ट्राइक रेट ऐसी रहती है। दूसरा, एक डर खत्म हो जाता है बैट्समैन का उनके बाद आने वाला कि जब रोहित मार सकते हैं तो हम भी मार सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं मैं कहूँगा नंबर 1 ODI टीम जो वर्ल्ड कप जीत के आई वो बाहर हो गई। नंबर 1 बैट्समैन वो पूरी तरीके से फेल हो गए। नंबर 1 बॉलर वो भी फेल हो गए। तो पाकिस्तान भी डिजर्व नहीं करती थी इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना। इसके बाद बाकी देखिए बहुत सारी टीमें थी नहीं। न्यूजीलैंड एक बहुत कंसिस्टेंट टीम रही है आज तक के ICC टूर्नामेंट्स में, तो वो डेफिनेटली डिजर्व करती थी। साउथ अफ्रीका के लिए एक हार्ट ब्रेक है। साउथ अफ्रीका जिस तरीके के खेल रही थी, अगर एक मैच छोड़ दिया नीदरलैंड्स वाला तो और एक इंडिया वाला, तो अफ्रीका कोई ऐसा खराब खेल नहीं खेली थी कि वो डिजर्व नहीं करती थी। अनफॉर्चुनेटली कल के पूरे दिन में अफ्रीका ने बैटिंग अच्छी नहीं की। एक भी खिलाड़ी उनका ऐसा नहीं खेल पाया। वांडर डुसेन जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो गड़बड़ा गए। हमने देखा मिलर ने जो सेंचुरी मारी वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। अगर ये जीत गए होते तो शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पारी मैं मानता कल मिलर की वो पारी, वो सेंचुरी जो उन्होंने मारी, एक बहुत ही बुरी स्थिति से टीम को उबारा था। उनके साथ उस समय क्लासेन थे, क्लासेन ने भी बहुत अच्छा खेला। क्लासेन अगर टिक गए होते, क्योंकि मैंने देखा कि हेड जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर, उनकी बॉल पे वो बोल्ड हो गए। मतलब किस्मत खराब कितना हो सकता है किसी टीम का, वो कल हमने देखा। निश्चित तौर पर ये 4 टीमें बहुत डिजर्व करती थी सेमीफाइनल खेलना। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका अगर आती तो बड़ा आसान हो जाता इंडिया के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे चल के। देखिए टीम्स कंपैरेटिवली आपको देखनी होंगी। आपको समझना होगा कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन एक ऐसा ब्रिलियंट खेल खेल सकती है कि उस दिन आप उसके सामने दूर दूर तक नहीं टिकिएगा। कल तो सर देख रहे थे कि बॉलिंग भी काफी डैमेज उनकी हो रही थी, वो संभाल नहीं पा रहे थे। नहीं, मैं तो हालांकि ये इस पे मैं कहूंगा कि महाराज और शमसी ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, अफ्रीका अगर इस गेम में वापस आया है तो ड्यू टू शमसी और महाराज, इन दोनों ने जो स्पेल्स डाली है ना, मुझे लगता है कि एक या 2 की रन रेट से उन्होंने रन दिया है। बाद में आके उन्होंने सब कुछ संभाला। स्ट्राइक रेट भी बहुत कमजोर किया ऑस्ट्रेलिया का। और अगर ये मैच 30 ओवर के पहले खत्म हो चुका होता, ये 40 ओवर 45 ओवर तक गया मैच, ये केवल और शमसी की बॉलिंग और जो स्पिन था। हाँ, ये गलती हुई। मैंने देखा इमरान ताहिर बाहर खड़े थे, वो बार बार साउथ अफ्रीका के पुराने जो स्पिनर हैं वो बार बार टीम को देखकर इमोशनल हो रहे थे, लेकिन उनका समय था, वो भी एक अच्छे स्पिनर थे। वो तो धन्यवाद देना चाहिए साउथ अफ्रीका को हरभजन सिंह का, कि हरभजन सिंह ने ये कहा कि शमसी को खिलाइए। आपको याद होगा शमसी को इंडिया के खिलाफ रेस्ट कर दिया गया था। जी। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनको शायद नहीं खिलाया गया था। तो ये
हरभजन सिंह ने कहा कि स्पिनर एक रखना चाहिए, तब वो स्पिनर उन्होंने रखा। शायद वो पिच की वजह से ऐसा बोल रहे पिच की वजह से, क्योंकि देखिए पिच में ग्रिप है। आप जब भी कलकत्ता की इस पिच पे ईडन गार्डन से खेलिएगा, ईडन गार्डन्स पे टेस्ट 3 दिन में खत्म होते हैं, आपको याद होना चाहिए, 4 दिन में। जी जी जी। तो स्पिनर्स के लिए तो बहुत, हालांकि पिच नहीं यूज कर रहे थे ये लोग, लेकिन ये फिर भी देखिए वो रंगत नहीं जाती है पिच की। अब वो स्पिन वाले पिच है तो वो स्पिन करेगी करेगी। फर्स्ट डे से थोड़ा कम मिलेगा, आगे चल के होगा। तो सेकंड इनिंग में हमने देखा कि स्पिन ज्यादा कर रही थी। ग्रास पे अगर ड्यू होता तो शायद अफ्रीका के लिए और मुश्किल हो जाता इस मैच को जीत पाना। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीतना डिजर्व करती थी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा भी है कि हम चाहते थे कि एक मजबूत टीम के साथ हमारा मुकाबला फाइनल में हो, और इंडिया को मानती थी कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए ये वर्ल्ड कप तो भारत को जीतना ही है, किसी भी तरीके से जीतना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आ गई तो ये कंफर्म हो गया कि भारत ही जीतेगा। अब आप कहिए कि भाई आप अभी तक स्टैटिक्स की बात करते हैं, अब क्या आप जज्बाती काहे हो गए? जज्बाती इसलिए हो गए कि 2003 का समय था, मैट्रिक का एग्जाम देकर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने बैठा हुआ था। जी जी। और मुझे याद है कि फाइनल तक इंडिया पहुंची थी। जहीर खान और सचिन तेंदुलकर और सहवाग सभी अच्छा खेल रहे थे। एक अच्छी टीम थी, बहुत कॉम्पिटिटिव टीम थी, बहुत बड़े बड़े मैचेस जीत कर आई थी। आशीष नेहरा पूरी तरीके से फायर में थे। मुझे तो जवागल श्रीनाथ भी उस वक्त थे, और कुंबले अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। तेंदुलकर बहुत अच्छा स्टार्ट्स दे रहे थे। राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा खेल रहे थे। और उस टूर्नामेंट के फाइनल में हम इतना बुरा खेले। पहले तो टॉस ही हम हार गए, या नहीं टॉस हम जीते। टॉस जीतकर गांगुली ने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। जहीर खान बॉलिंग करने आए, उन्होंने पहले ओवर में ही 15 या 20 रन उन्होंने दे दिए थे। वाइड्स फेंके, पूरी तरीके से हमारी जो बॉलिंग है वो खराब थी। फिर पहले तो गिलक्रिस्ट और हेडन ने हमें धुआं कर दिया हमारा बॉलरों का। फिर जब गिलक्रिस्ट आउट भी हुए तो मुझे याद है कि पॉन्टिंग आया और हमें लगा कि पॉन्टिंग आउट हो जाएंगे। पॉन्टिंग आंख मूंद कर छक्के मार रहे थे। और उस मैच में इंडिया जिस तरीके से हारा था, 2003 की बात मैं कर रहा हूँ, वो कसक मेरे अंदर एक छोटे क्रिकेट प्रेमी के तौर पर, उस समय युवा क्रिकेट प्रेमी के तौर पर बरकरार रह गई। मैं आपको सच बोलता हूँ, 11 में हम वर्ल्ड कप जीते, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन श्रीलंका से जीतकर खुशी नहीं हुई। मैं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया ही हो। तो जो बात आप बोल रहे हैं कि बोलना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया कैप्टन, वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम भी चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया ही आए। वो मैं अफ्रीका को नहीं चाहता था कि वहाँ आए। अफ्रीका एक दिन में ऐसा कोई खेल खेल के भारत को से वर्ल्ड कप ही जीत सकती है, ऐसा वो ऐसी वो टीम है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैच होगा, ये बराबरी का मैच होगा। उसका एक कारण है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मैन टू मैन मैच करती है इंडिया की टीम को। उनके पास 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, कमिंस हैं। हमने देखा भी उनकी बॉलिंग कल कितनी शानदार थी। हमारे पास भी 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। उनके 2 खतरनाक ओपनर्स हैं, वार्नर और हेड। हमारे पास भी 2 खतरनाक ओपनर्स हैं। उसके बाद नंबर 3 पर स्मिथ आते हैं यहाँ वहाँ, तो यहाँ आते हैं हमारे यहाँ कोहली। दोनों को फैब फॉर में रखा गया था, एक समय था। उसके बाद भी टीम जो कंपैरेटिवली एनालाइज करते हैं आप, तो आप एक स्पिनर जो देखते हैं तो उनके पास भी एक बहुत अच्छा स्पिनर जैम्पा है, जो एक अच्छा विकेट टेकर है। हमारे पास भी स्पिनर विकेट टेकर के तौर पर हमारे पास रविंद्र जडेजा भी हैं। लेकिन हमारे पास सबसे बेहतरीन जो इस पूरे टूर्नामेंट का एक एसेट मैं कहूँगा, वो तो यादव जी हैं। कुलदीप यादव ने निश्चित तौर पर भारतीय टीम के चांसेस बढ़ा दिए हैं। देखिए नेट्स में हमारे पास बैठे हुए हैं अश्विन इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर है कि किसी और देश में होते तो वो पूरा टूर्नामेंट खेलते, लेकिन हमारे यहाँ से है तो बैठना पड़ के रहा है उनको। लेकिन आप देखिएगा कि ये जुनून कहते हैं, जब भारतीय टीम गड़बड़ाई थी तो सबसे ज्यादा अश्विन दौड़ दौड़ के आ रहे थे, और वो कैप्टन को भी समझा रहे थे। रोहित शर्मा परेशान हो गए थे उनकी बातों से कि ये करिए वो करिए, वो प्रयास लगातार जारी रखते। तो अश्विन आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और ऐसे ही जाम्पा भी हैं। कुलदीप ने अपनी बॉलिंग बहुत बदली है, उनके जो नई फ्लाइट और स्पीड जो उन्होंने बढ़ाया अपने बॉलिंग में, उसकी वजह से बहुत सारे बैट्समैन को ऑफ द विकेट में गुगली से बीट कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, मैन टू मैन तो हम बड़ा मैच करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और करंट फॉर्म हमारा ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया देखिए जीत कर आई है, तो ऑस्ट्रेलिया का लड़खड़ाता गिरता और उठने वाला रहा है पूरा टूर्नामेंट। वो कई टीमों के खिलाफ फंस गए थे, और हमने जिस तरीके से उनको हराया, जितनी कन्विंसिंगली, इससे पहले सीरीज भी हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेले थे। उस सीरीज में भी हमने कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया को हराया था इंडिया में। बिल्कुल। एक आखिरी मैच जिसमें पूरी टीम हमारी चेंज करके उतारी, तो वो हार गए थे हम। 130 रनों से शायद हम हारे थे, यहाँ तक जो मुझे याद है। और इसके बाद भी हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है।
19 को हम यहाँ फाइनल खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जीतेंगे हारेंगे ये नहीं पता, लेकिन 23 तारीख को फिर उठ के जग के खड़ा होना पड़ेगा। T20 का जो टूर्नामेंट है हमारा वो शुरू हो जाएगा। 5 मैचेस हमें खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत भी जाती है वर्ल्ड कप तो अपने घर नहीं जाएगी मनाने के लिए खुशी, वो यहीं रहेगी T20 खेलने के लिए T20 तो ऑस्ट्रेलिया से तो निश्चित तौर पर हमारा एक क्रिकेटिंग जो कहा सकता है कंपटीशन भी है, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल के फ्रेंचाइज में खेलते भी हैं, और हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जब आईपीएल में आते हैं तो बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। मैक्सवेल उसकी बात को छोड़ दें तो उन्हें बस क्रिकेट खेलना खेल लेते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं बहुत। स्मिथ को हमने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वार्नर का बहुत अच्छा नहीं जाता है आईपीएल, हालांकि इस बार तो बहुत अच्छा खेले थे। तो ये होता है। हाँ, अब मैं कुछ बात आपको बताने जा रहा हूँ जो ये दावा प्रकृति भी करती है कि आप ही जीतेंगे इस बार। वो क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप 2003 में जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे उसमें कुछ चीजें हुई थी। पूरे टूर्नामेंट में 10 मैच अनबीटेबल जीतकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आई थी। इस बार इंडिया 10 मैच जीतकर फाइनल में आई है। अपोजिट है पूरा। हाँ, पूरा उल्टा है। पिछली बार 8 मैच जीतकर इंडिया गई थी और 8 मैच इस बार ऑस्ट्रेलिया जीतकर गई है। पिछली बार लीग स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया था बुरी तरीके से, इस बार हम ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हरा कर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप जान लीजिए कि पिछले टूर्नामेंट में हमारी जो टीम थी वो एकदम बैलेंस टीम थी 2003 वाली। उसमें बॉलर्स भी अच्छे थे, बैट्समैन थे, लेकिन तेंदुलकर और सहवाग जो स्टार्ट दे रहे थे वो मजेदार था। इस बार भी हमारे पास ओपनर रोहित शर्मा उसी तरीके की स्टार्ट दे रहे हैं। शुरू में छक्के चौके मारने से डरते नहीं हैं, टीम को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि 20 साल का अंतर 2003 और 2023 एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो रहा है। सारी परिस्थितियां ऐसी ही बन रही हैं कि अंत में जो 2003 वाला मेरा बदला बाकी रह गया था वो भारतीय टीम मेरे लिए बदला पूरा एग्जैक्टली वो बदला पूरा करे। हमारे पास नेट्स में भी कौन बैठे हुए हैं, अच्छे बेंच स्ट्रेंथ हमारी भारत की। जो मैं ये श्योर हूँ कि जो T20 टीम खेलेगी ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद वो बिल्कुल एक नई टीम होगी। वो इस टीम के लोग आपको बहुत नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल नई टीम है, यंग टीम है, क्योंकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। दिक्कत क्या है कि हमने कप्तानी ऐसी नहीं कराई, हमने ऐसे खिलाड़ियों को चुनकर नहीं भेजा जो फॉर्म में रहा करते थे। श्रेयस बैक टू बैक 2 सेंचुरी मार चुके हैं। कोहली लगातार पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में रहे हैं। रोहित शर्मा एक बेहतर शुरुआत दे रहे हैं। श्रेयस शुभम गिल जो है वो भी अच्छा रन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फाइंड इस टूर्नामेंट के जानते हैं कौन है? केएल राहुल। उन्होंने अपनी जगह पकड़ ली है। भारतीय टीम में नंबर 3 के बाद बड़ा मुश्किल होता था। श्रेयस अगर मान लीजिए कोहली आउट हुआ तुरंत, अगर श्रेयस आउट अगली बॉल पे, तो हम उस मैच को हारना कितने रन से ये सोचते थे। बड़ा मतलब देखते हैं सर मैच में बड़ा शार्प तरीके से पकड़ते हैं कि कहाँ लग रहा है। विकेट कीपिंग उनकी विकेट कीपिंग पिछले टूर्नामेंट में इसी केएल राहुल की कितनी खराब थी, याद होगा आपको? बहुत ट्रोल हुए थे उस समय। इस बार एक गलती नहीं की है। मैं देख रहा हूँ लेग स्टंप के बाहर से बॉल जा रही है, कंफर्म 5 रन के लिए जा रही है और रोक लेते हैं। तो निश्चित तौर पर केएल राहुल की बड़ाई होनी चाहिए, उनके फिटनेस की बड़ाई होनी चाहिए, उनके मेंटल स्ट्रेंथ की बड़ाई। इतना ट्रोल होने के बाद अगर कोई खिलाड़ी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करता है बैट से भी और विकेट कीपिंग में भी, तो निश्चित तौर पर वो कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को बाहर बिठाए हुए हैं। संजू सैमसन, ईशान किशन, इनको वो बाहर बिठाए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब ऋषभ पंत इंजर्ड है, लेकिन आप बेंच स्ट्रेंथ देखिए ना विकेट कीपर्स की, ये दोनों ईशान किशन और संजू सैमसन किसी भी और देश में होते तो खेल रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बैठाया गया ताकि टीम कॉम्बिनेशन वैसी बनाई जा सके। एक एक्स्ट्रा बॉलर देखिए आपको कितना काम आता है वो एक्स्ट्रा बॉलर। समी अगर नहीं होता पिछले मैच में तो क्या होता? दूर दूर तक हम कहीं नहीं थे मैच में, नहीं होते, बिल्कुल एक तरफा मैच हम हार रहे थे। वही हाल होता जो अफगानिस्तान का हाल हुआ था मैक्सवेल के सामने। जी। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बॉलर हमें कुशन देता है, वो सारी परिस्थितियां और इक्वेशन बदल देने का। चलिए सर, अब थोड़ा सा चर्चा टॉस से शुरू कर लेते हैं, पिच पे भी आएंगे। टॉस में क्या होगा? रोहित शर्मा अगर जीतते हैं बैटिंग लेंगे बॉलिंग लेंगे, जैसा 2003 में हुआ था उस हिसाब से? देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे टूर्नामेंट्स में ऐसे बड़े मैचेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टॉस। क्योंकि देखिए सबको पता होता है कि पिच कैसे खेलने वाली है, इतना ना। और हाँ, पिछली बार हम वानखेड़े में फाइनल खेले थे। इस बार वानखेड़े में नहीं हो रहा है, इस बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हो रहा है। ये भारत का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है, लेकिन
इस स्टेडियम का इतिहास भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है। अच्छा। आईसीसी टूर्नामेंट्स में खास तौर पे आपको पिच का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। होम एडवांटेज भाई हमारे देश में हो रहा तो हम एडवांटेज नहीं मिलते किसे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्पिन उतनी नहीं होती है। अच्छा। पिच पर घास रहता है ज़्यादा। एक नई पिच है तो कवर मिट्टी को बाइंड करने के लिए छोड़ा जाता है थोड़ा सा घास। जी। और उस दिन मुझे ये देखना होगा कि कौन सा रोलर रखा हुआ है ग्राउंड पर। देखिए एक हैवी रोलर होता है, एक छोटा रोलर होता है। हल्का रोलर अगर चलाया गया तो समझ लीजिए घास रह जाएगी। लेकिन मुझे पता है अब तक पाकिस्तान जो बार बार आरोप लगाता था कि पिच हिप वाली बॉल है, पिच बदल देते हैं, ये करते हैं, अंपायर फेवर करते हैं, मुझे लगता है कि फाइनल में थोड़ा सा फेवर तो इंडिया को मिलेगा। पिच इंडिया के हिसाब से ही बनेगी। मुझे तक ये हैवी रोलर यूज किया जाएगा ताकि घास वहां से हट जाए, बैटिंग करने में आसानी हो, पिच जल्दी टूटे, ताकि जो बॉलिंग अगर सेकंड हाफ में करनी पड़े तो स्पिन थोड़ा काम आए। देखिए जैम्पा एक अच्छे निश्चित तौर पर बॉलर हैं, लेकिन जैम्पा के सामने हमारे पास जो बॉलर्स हैं, देखिए वो क्या करेंगे, जैसे ही जैम्पा विकेट नहीं लेगा वो तुरंत चले जाएंगे मैक्सवेल के पास। बिल्कुल। और जैसे ही मैक्सवेल या हीट बॉलिंग करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ कि भारत का नंबर 6-7 तक आंख मूंद को छक्के मार सकता है इन लोगों को। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है 6-7 के बाद, जहां से हमारे प्योर बॉलर शुरू होते हैं, वहां कोई रिसर्जेंसी नहीं है। वहां थोड़ा सा अभी कहा सकता है रेजिस्टेंस नहीं दे पाता है भारत। पहले जहीर खान और बाकी जो होते थे बॉलर्स तो थोड़ा बैटिंग कर लेते थे, अभी ऐसा है कि हमारा टेल वैग नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि टॉस जो अब तक रोहित शर्मा एक और खास बात अलग की है, अब तक भारतीय कप्तान टॉस नहीं जीतते थे। धोनी से ये कोहली, मैंने गांगुली से धोनी तक आया, धोनी बाद कोहली तक भी हमने देखा टॉस जीतते ही नहीं थे। ये पहली बार ऐसे टूर्नामेंट हुआ, इसी वजह से पाकिस्तान कहता है कि टॉस में खेल हो रहा है। दिखाते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा निश्चित टॉस जीतेंगे और मुझे लगता है कि वो बैटिंग करना चाहेंगे पहले, क्योंकि देखिए इस बात का दबाव निश्चित तौर पर होता है। 200 रन भी अगर आप मार देते हैं शुरुआत में तो 200 रन का भी दबाव होता है ना, 200 रन मारना पड़ता है। कल वही हमने देखा, 400 रन इंडिया ने मारा तो लगा कि न्यूजीलैंड चेज कर जाएगा, और 200 रन कल लगा तो लगा कि हमने गड़बड़ा जाएगा। तो ये रन्स का प्रेशर है। उस दिन भी 400 रन अनचेजेबल था, लेकिन चूंकि टीम सामने वाली एक बड़ा ध्येय लेकर चल रही थी तो वो आंख मूंद कर खेल रहे थे। कल इनको पता था कि एक एक रन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहे थे। तो क्रिकेट का यही खासियत है, अलग अलग चैलेंजेस अलग अलग दिन आते हैं। ये जो पिच है गुजरात की, इस पिच पर स्पिन बहुत नहीं होना है, लेकिन मैं आपको आज ही लिख कर देता हूं इस पिच पर भी शमी बहुत लीथल होंगे। शमी से 4-5 विकेट एक्सपेक्ट कीजिए। शमी बहुत अच्छा बॉलिंग करेंगे क्योंकि सीम होल्ड करती है ये पिच। और जिस तरीके से बाकी इंडियन बॉलर्स या आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को देखिएगा तो थोड़ा सा सीम आजकल ट्रेंड चल गया है कि सीम घुमा कर रखना या छुपा कर रखना और या स्क्रैम्बल्ड सीम रखना है। वो करने की वजह से होता क्या है कि बॉल का आप जो नेचुरल स्विंग है ना उसको खत्म कर देते हैं। आप हो सकता है रिवर्स करा दें, आप हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्विंग ले लें या अनप्रेसिडेंटेड बाउंस ले लें बॉल का, लेकिन जान लीजिए कि ट्रेडिशनल वे ऑफ बॉलिंग, सीम बॉलिंग जो होता है वो सीम से ही होता है। और वो मुझे लगता है कि शमी अच्छा, लोग कहते हैं कि शमी अलग बॉलर है, अलग नहीं है, वो बेसिक बॉलर है। वो बेसिक बॉलिंग करता है, वो कुछ अलग करता ही नहीं है। आप देखिए वो बाउंसर नहीं मारता है, वो यॉर्कर्स नहीं मारता है, वाइड भी कम है, वाइड भी, क्योंकि वो बेसिक बॉलिंग करता है, वो स्टंप टू स्टंप बॉल करता है। आप अगर उसके बॉल को मिस कीजिएगा ऑफ स्टंप पे तो बॉल लेग स्टंप उड़ा देगी, लेग स्टंप पे मिस कीजिएगा तो ऑफ स्टंप उड़ा देगी। इसी मैच में हमने देखा इसका जीता जागता उदाहरण, लोग ऑफ स्टंप की तरफ जा रहे थे, लेग स्टंप से उड़ जा रहा था। और ऐसे बॉलर्स देखिए खास बात क्या, ऐसे बॉलर्स नए बैट्समैन के लिए बड़ा खतरनाक हो जाते हैं। जब भी आप देखिएगा शमी कभी भी एक विकेट नहीं लेते हैं, वो एक के साथ 2 विकेट तुरंत लेते हैं। ऐसे बॉलर्स हैट्रिक पे तुरंत आएंगे क्योंकि वो बेसिक बॉलिंग जानते हैं। वो ये नहीं कि इस बार आउट कर लिया तो अगली बार यॉर्कर डाल देते हैं, वो फिर वही बॉल डालने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी वजह से पैड पे लेग बिफोर हो या विकेट में बोल्ड हो, ये होता है ज्यादा शमी के लिए। निश्चित तौर पर इस पिच पे शमी हमारे फिर बड़े एसेट होंगे। मुझे लगता है कि इस पिच पर कुलदीप का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रविंद्र जडेजा का बड़ा रोल रहेगा। जडेजा पिछले इसलिए भी ये रोल रहेगा क्योंकि वो गुजराती भी हैं। और खास बात ये है कि इस पिच पर रविंद्र जडेजा का स्टाइल ऑफ बॉलिंग सूट करता है। जिस तरीके से वो फास्ट पेस्ड बॉल फेंकते हैं, वो तेजी से जो कौन बॉलर चल पाएंगे, स्पिनर चलेंगे, फास्टर चलेंगे, कौन बॉलर चल पाएंगे? बॉल में थोड़ी स्पीड रखनी होगी आपको और तब सीम पे ही बॉल घूमेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ भारी पड़ेंगे उनकी तरफ से, मुझे लगता है हेजलवुड बहुत भारी पड़ेंगे। हेजलवुड का जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है वो काफ़ी अच्छा है और वो शमी जैसा है। तो मुझे लगता है बॉलर्स में तो 2 आप जान के रखिए,
जैम्पा और हेजलवुड, और इधर से आप रखिए निश्चित तौर पर कि जडेजा और समी। ये बहुत सेफ बेट है, दोनों अच्छी बॉलिंग करेंगे, आपको बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे दोनों। जी, रन सर कितना जाना चाहिए? अगर रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं तो एक टारगेट बनाएंगे कि इतने रन तक जाएंगे तो हम चेस कर रन जाना नहीं चाहिए, रन जाएगा जितना मैं बता देता हूँ उस आसपास में ही होगा, 320 से 350 के बीच में रन इस पिच पर फर्स्ट बैटिंग करके इंडिया टारगेट करना चाहेगी। अगर इंडिया चेज करना पड़े इंडिया को, तो इंडिया चाहेगी कि 280 से 300 के बीच में खत्म कर दें। हाँ ऑस्ट्रेलिया को रोक ले, ताकि एक चेजेबल टारगेट है। इसके बियॉन्ड अगर 320 या 40 या 50 से ऊपर चला गया स्कोर, तो मुझे लगता है कि एक तरफा मैच हो जाएगा। हालांकि वर्ल्ड कप फाइनल है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि अगर 350 से ऊपर रन गया, कोई टीम बहुत ब्रिलियंट खेल जाए या किसी का दिन बहुत अच्छा हो, 50 बॉल में ही 100 रन मार दे, तो वो हो सकता है। लेकिन ये पिच ऐसी है जिसमें 300 रन बहुत अच्छा होगा। 320 तक इंडिया बनाने की कोशिश करेगी, मुझे उसी आसपास में इंडिया का दिमाग रहेगा भी, अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए शुरू में ही तो। लेकिन हाँ ये है कि रोहित शर्मा जो अब तक करते आए हैं, आपको वही करते नजर आएंगे। रोहित शर्मा वैसे खिलाड़ी नहीं है कि जो एक प्लेटफॉर्म बन गया है उसको वो तोड़ेंगे लास्ट में कि बस फाइनल है तो रुक के खेलते नहीं। वो आपको उस दिन भी वैसे ही खेलते नजर आएंगे। बाकी बैट्समैन को वो प्रेशर दबाव जो उनके ऊपर होता है वो हटाकर ही जाएंगे। कौन कमाल कर सकता है बैट्समैन की अगर बातचीत करें? जैसा कि शुभमन गिल को हम देख रहे हैं, श्रेयस अय्यर हैं, विराट कोहली ने अपना बना लिया है 50वां लगभग शतक पूरा कर लिया उन्होंने। कौन ज़्यादा परफॉर्मेंस अपना अच्छा दिखाएंगे? जैसा आप बता रहे हैं रोहित शर्मा एक प्लेटफॉर्म जैसा उन्होंने तैयार किया है, खेल के जाएंगे, बाकी खिलाड़ियों के लिए आसान हो जाता है। तो इसमें रोहित शर्मा टिक पाएंगे या फिर उन लोगों को मौका देंगे कि भाई? मैं बताता हूँ, यहाँ उस तरफ से शॉन मार्श बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। शॉन मार्श एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिक्सेस बहुत आसानी से मार लेते हैं और वो रुकते नहीं हैं। वो नंबर 3 पे भी उतरे, ओपनिंग भी करे तो वो अपने शॉट्स खेलते रहते हैं। तो मुझे तो उधर से शॉन मार्श, और चूंकि एक बड़ा मैच है तो बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी ही चलते हैं। स्मिथ निश्चित तौर पर उधर से अच्छा खेलेंगे। आप स्मिथ को इस इक्वेशन में जोड़कर रखिए कि स्मिथ उस दिन सेंचुरी भी मार सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और भारत की तरफ से बड़ा गेम है, सभी खिलाड़ी हमारे फॉर्म में हैं। आई होप कि जडेजा और सूर्य कुमार को बैटिंग ही ना मिले, लेकिन सच्चाई यही है कि रोहित शर्मा एक अच्छी स्टार्ट देने की कोशिश फिर करेंगे और मेजर जो पोर्शन ऑफ रन स्कोरिंग का जिम्मेवारी होगा वो श्रेयस अय्यर और कोहली पर ही होगा। कोहली पर जाकर हाँ, अगर उस दिन आप चुनना, मुझे कहिए कि भाई चुनिए कौन आजकल ड्रीम 11 लोग खेलते हैं, कौन से खिलाड़ी पर दाव लगाना चाहिए, कौन निश्चित तौर पर रन स्कोर करेगा इंडिया की तरफ से। 2 महीने ड्रीम्स 11 ही सब रोहित शर्मा तो निश्चित रन मारेंगे, उन पर आप दाव लगा सकते हो। 30 40 50 जो भी मारना हो उनका दिन जैसा रहो वो प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि शुभमन गिल को मैंने देखा है कि बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में थोड़ा गड़बड़ाते हैं, उनको एक क्वेश्चन चाहिए होता है, तो थोड़ा सा मैं उन पर दाव नहीं खेलूंगा। तो चेंजेस कर सकते हैं रोहित शर्मा, हो सकता है कि बदलाव कुछ नहीं, बदलाव दोनों टीम्स नहीं करेंगी, कोई बदलाव नहीं करेंगे। इम्पॉसिबल है, बदलाव नहीं करेंगी दोनों टीम्स। नहीं, नंबरिंग वाइज हम करें कि अगर नंबर नहीं वो भी नहीं। मैं कहा ना, रोहित शर्मा वैसे खिलाड़ी नहीं है, वो आप धोनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रोहित शर्मा से नहीं कर। रोहित शर्मा बेसिक्स करना जानते हैं, वो बेसिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिनका जिस रोल पर आना है वही तय। आप देखिए उसी दिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ की अब चूंकि अच्छा स्कोर हो गया है, अब हिटिंग की आवश्यकता है, तो केएल राहुल की जगह काहे प्रमोट कर दिया जाए सूर्य कुमार यादव को, लेकिन उन्होंने किया नहीं किया। उस दिन हमने देखा कि जब बुमराह जब बॉलिंग गड़बड़ा गया पहला ओवर, तो हमें लगा कि अब अभी ही ला देना चाहिए समी को, उन्होंने लाया नहीं, वेट किया, दूसरे एंड से लाया। जब देख लिया कि इस दिन 2 ओवर में भी दिन ठीक नहीं रहा बुमराह का, और दूसरे ओवर में भी गड़बड़ा गया जब मियां भाई, तब उन्होंने लाया समी को एंड चेंज करके। तो ये बेसिक्स जानते हैं। और देखिए आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ये टीम्स अच्छा कंसिस्टेंटली इसलिए के लिए हैं कि ये वैसी टीम्स है जो अप्रत्याशित कुछ नहीं करती हैं, बेसिक सही करती हैं। इंडिया भी बेसिक सही करने लगा है। प्रतिभा तो हमारे देश में क्रिकेट की ऐसी है कि मैंने देखा ही नहीं दूसरे किसी देश में। हमारे सच्चाई है कि हमारे तीसरे चौथे नंबर की टीम जो है भारत की, चौथे दर्जे की, वो इतनी मजबूत है कि किसी टीम को यहाँ हरा दे। बिल्कुल। और भारत में तो और आसानी से। लेकिन आपको एक बैलेंस बनाए रखना है टीम में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप समी जैसे खिलाड़ी को बेंच पर के बाहर बिठाए हुए थे, क्यों? क्योंकि आपके पास पांड्या था जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकता था। पांड्या के हट्टे आपने एक बॉलर बढ़ाया, आपको बॉलर कितना काम आया? बहुत ज्यादा। कायदे से अगर टीम 2019 की होती तो इसमें अश्विन होते, कुलदीप नहीं होते। जी बिल्कुल।
तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन कुलदीप ने आपको उस रिस्क के बदले में रिजल्ट दिया। तो यही ना है, यही चेंजेस और एक सेटल्ड स्क्वाड बहुत जरूरी होता है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय टीम को इस 20 साल बाद वर्ल्ड कप का बदला लेना ऑस्ट्रेलिया से, और इस टूर्नामेंट को जीतने की अग्रिम बधाई। खास तौर पे आपका 2003 वाला बदला निकालना जरूरी है। वो तो निश्चित तौर पर होगा जी। चलिए, तो 19 तारीख का मैच बेहद रोमांचक होने वाला है, जैसा कि हमारे सर बता रहे हैं। जो स्थितियां परिस्थितियां, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पिच कैसा रहेगा, कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, रनों का कितना तक रन जाएगा, कितना रोहित शर्मा कमाल कर पाते हैं, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तब भी चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी। क्रिकेट का पंचनामा कैसा लगा जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव और पंचनामा के साथ। धन्यवाद।